हेलो एवरीवन, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस अर्थात प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अर्थात क्रियाकारक जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तथा लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके खुद एक्साइट अर्थात उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के बाद ये जो है ये अभिक्रिया संपन्न करते हैं। परंतु फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कुछ इनसे अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। प्रकाश संवेदन अभिक्रियाएं कुछ इनसे डिफरेंट होती हैं। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात जो क्रियाकारक अणु हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वह फोटोसेंसिटिव नहीं होता है, प्रकाश संवेदी नहीं होता है। यह फोटोन्स को या लाइट रेडिएशंस को या क्वांटा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, यह असक्षम होता है। तो अब क्वेश्चन यह अराइज हुआ कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फोटोन को अर्थात रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो रेडिएशंस किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे। तो इसका रिजल्ट यह निकला कि रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है कोई दूसरा फॉरेन सब्सटेंस, यानी कोई बाह्य पदार्थ अथवा इम्प्योरिटी, या कुछ फॉरेन सब्सटेंस अर्थात जैसे मरकरी वेपर है, जैसे जिंक वेपर है और कैडमियम वेपर्स है। मरकरी की वाष्प, जिंक की वाष्प अथवा कैडमियम की वाष्प, इनको यदि यानी इन बाह्य पदार्थों को यदि किसी फोटोकेमिकल रिएक्टेंट या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के साथ मिला दिया जाए तो यह जो बाह्य पदार्थ हैं ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, यानी प्रकाश की ऊर्जा अर्थात फोटोन या क्वांटा का ये अवशोषण कर लेते हैं बाह्य पदार्थ, और यह प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था से यह पुनः जब लौट रहे होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ यानी मूल अवस्था की तरफ, तब यह अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अवशोषित नहीं कर पाता है, अतः यह अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, इस बाह्य सब्सटेंस यानी मरकरी की वेपर हो या फिर कैडमियम की वेपर हो या जिंक की वाष्प हो। इनसे ये क्या करता है, इनकी उत्तेजित अवस्था से यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है एनर्जी का ट्रांसफर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हो जाता है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब एक्टिवेटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद यह अभिक्रिया संपन्न करवा देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कुछ अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो कई प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट सब्सटेंस अर्थात क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का सीधे अवशोषण नहीं करते हैं, अतः अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है। लेकिन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में कुछ ऐसे बाह्य पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा मिलाई जाती है, जो ये बाह्य पदार्थ यानी ये फॉरेन सब्सटेंस जिनको हम इम्प्योरिटी कह दें या फॉरेन सब्सटेंस कह दें, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवा देते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि इम्प्योरिटी होती है, जो कि फोटोन का एब्जॉर्प्शन करती हैं, फोटोन को अवशोषित करती हैं और खुद उत्तेजित हो जाती हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं क्रियाकारक अणुओं में, तो ये जो बाह्य पदार्थ है इनको हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। इन बाह्य पदार्थों को क्या कहते हैं, हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस जो होती हैं यह केवल फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में ही संपन्न हो सकती हैं। यदि फोटोसेंसिटाइजर को हम यूज नहीं करें तो यह रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती हैं। अतः फोटोसेंसिटाइजर क्या करता है, फोटोसेंसिटाइजर का क्या रोल है, यह प्रकाश ऊर्जा को यानी कि लाइट रेडिएशंस को, क्वांटा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अपनी ऊर्जा जो है वो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। और इस प्रकार से जो जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि फोटोसेंसिटिव नहीं थे
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि प्रकाश संवेदी नहीं था वो उसको एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है और वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो अब अभिक्रिया संपन्न करवा देते हैं, अर्थात प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहलाती हैं। और जो इस तरह का जो फोटोसेंसिटाइजर यह प्रक्रिया जिसमें फोटोसेंसिटाइजर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, यह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसेंसिटाइजेशन अर्थात प्रकाश संवेदन। हमने यह कहा कि मरकरी, कैडमियम व जिंक की वाष्प, जनरली सामान्यतया मरकरी की वाष्प अथवा कैडमियम की वाष्प अथवा जिंक की वाष्प जो है यह एटमिक सेंसिटाइजर की तरह कार्य करते हैं, अर्थात परमाणविक सेंसिटाइजर यानी कि प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करते हैं, के रूप में कार्य करते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, यानी अभिक्रिया में काम में आते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी है, Hg मरकरी है, मरकरी की वाष्प है, तो मरकरी एटम जो होता है यह HNu रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है। प्रकाश के जो किरण हैं उनकी HNu ऊर्जा को अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट Hg स्टार में चेंज हो जाता है। Hg स्टार यानी उत्तेजित अवस्था में Hg स्टार में चला जाता है। और यह Hg स्टार यानी मरकरी का जो उत्तेजित अणु है यानी एक्साइटेड मॉलिक्यूल है या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सक्रियत अणु है, यह फिर से है और ए को अपनी एनर्जी दे देता है और इस प्रकार से ए को एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और ए जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यह एक्साइटेड हो जाता है और जो मरकरी है यह अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब ये जो एक्साइटेड ए मॉलिक्यूल है यह एक्साइटेड ए मॉलिक्यूल आगे अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना देता है। ए एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है क्रियाकारक पदार्थ का, रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है, यह क्रिया करके उत्पाद पी, प्रोडक्ट पी बना देता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहलाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो उनके उदाहरण अर्थात इनके एग्जाम्पल्स कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है मरकरी द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड अभिक्रिया, यानी मरकरी अर्थात पारा है ना, Hg का परमाणु के द्वारा मरकरी की वाष्प के द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, किस प्रकार से ये रिएक्शंस संपन्न होती हैं। यदि मरकरी की वाष्प व हाइड्रोजन के मिश्रण को 2537 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश द्वारा हम इंड्यूस करवाएं तो हाइड्रोजन का वियोजन हो जाता है और हाइड्रोजन का वियोजन होके हमारी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो हाइड्रोजन के वियोजन की यह अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यह इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायरेक्ट जो है प्रकाश विकिरण को अवशोषण नहीं करता है। मरकरी की प्रेजेंस में, मरकरी वेपर की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मरकरी वेपर जो है ये HNu ऊर्जा के विकिरण को अवशोषित कर लेता है और HNu ऊर्जा के विकिरण को अवशोषित करके जो है यह अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है हाइड्रोजन में और इस प्रकार से हाइड्रोजन का वियोजन हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से देखते हैं कि इस अभिक्रिया की क्या मैकेनिज्म है। इसमें जो Hg परमाणु है यह HNu रेडिएशन यानी प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश के विकिरण को अवशोषित करके Hg स्टार यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना लेता है या उत्तेजित Hg का उत्तेजित जो है अणु बना लेता है। यह Hg का उत्तेजित अणु या एक्टिवेटेड अणु है, यह एक्टिवेटेड अणु हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को एक्टिवेटेड कर देता है, हाइड्रोजन को सक्रियत बना देता है यानी उत्तेजित अवस्था में ले आता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है और हाइड्रोजन सक्रियत अवस्था में आ जाता है अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और यह उत्तेजित अणु जो है यह अपना प्रोडक्ट बना लेता है जिससे कि 2H एटम्स बन जाते हैं अर्थात हाइड्रोजन का विघटन हो जाता है। तो यह अभिक्रिया जो होती है यह अभिक्रिया एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शंस जो है वो
है, यदि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मरकरी वाष्प की उपस्थिति में हम उद्दीप्त करें यानी इंड्यूस करें तो H2O व H2O2 का निर्माण होता है। कैसे होता है इसमें भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है इनका मिक्सचर है, और यह मिक्सचर डायरेक्टली किसी भी प्रकाश के विकिरण को एब्जॉर्ब नहीं करता है, परंतु यदि मरकरी वेपर यानी मरकरी की वाष्प हो, इसकी प्रेजेंस में हम अभिक्रिया करवाएं तो H2O और H2O2 का निर्माण होता है। और इसकी क्रियाविधि भी वही है कि मरकरी वेपर जो है वो प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लेती है और Hg यानी उत्तेजित अवस्था या सक्रियत मरकरी का सक्रियत अणु बन जाता है, एक्टिवेटेड जो है मरकरी बन जाती है, और एक्टिवेटेड मरकरी जो है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में और अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है अमोनिया का विघटन अर्थात डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का विघटन भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, परंतु बिना मरकरी वेपर के यह रिएक्शन भी संपन्न नहीं होती है। यह रिएक्शन भी मरकरी वेपर अर्थात मरकरी की वाष्प की उपस्थिति में संपन्न होती है, और इसका विघटन भी 2537 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और इस अभिक्रिया की जो क्वांटम यील्ड है वो 7 हमें प्राप्त होती है, और इसका भी वही मैकेनिज्म है कि मरकरी पहले फोटो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके मरकरी एक्टिवेटेड मरकरी या उत्तेजित अवस्था का अणु बना लेती है, और यह उत्तेजित अणु जो होता है मरकरी का उत्तेजित परमाणु होता है मरकरी का, यह अमोनिया को अपनी एनर्जी दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, और अमोनिया का उत्तेजित अणु बन जाता है। अमोनिया का उत्तेजित अणु फिर से डिकम्पोज होकर NH2 और H में डिकम्पोज हो जाता है, और दो अणु NH2 के आपस में संयुक्त होकर N2H4 बनाते हैं, और हाइड्रोजन के दो जो परमाणु हैं ये संयोग करके हाइड्रोजन बनाते हैं, और NH2 के दो मॉलिक्यूल फिर से ऐड होकर N2 और 2H2 बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस का संपन्न होना। क्लोरीन के प्रेजेंस में भी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव में ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है, और क्लोरीन क्या करता है क्लोरीन का भी वही फोटोसेंसिटाइजर का कार्य है। यह फोटो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और यह जो फोटो रेडिएशंस को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तब अपनी एनर्जी को ओजोन मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है, और ओजोन मॉलिक्यूल फिर ऑक्सीजन गैस बना देता है। इस अभिक्रिया का वेग भी जो है यह ओजोन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अवशोषित विकिरणों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्रोमीन द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस का है। ब्रोमीन जो होती हैं, ब्रोमीन HNO रेडिएशंस की उपस्थिति में मैलेइक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज कर देता है, और यह भी एक फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे हम देखते हैं कि ये देखिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है इसने फोटो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, और मैलेइक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी यह अपनी एनर्जी जो है ये मैलेइक एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है, और उससे फ्यूमेरिक एसिड प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट टाइप के रिएक्शंस है कैडमियम वेपर यानी कैडमियम वाष्प द्वारा फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। कैडमियम वेपर की उपस्थिति में देखिए जो इथाइलिन के N अणु हैं यानी पॉली इथाइलिन जो है, इथाइलिन का जो पॉलीमराइजेशन है वह संपन्न होता है कैडमियम वेपर के प्रेजेंस में, और पॉलीथीन बन जाती है। इसी प्रकार से तो कैडमियम यहाँ फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है। इसी तरह से मीथेन इथेन का भी जब हम कैडमियम की प्रेजेंस में कैडमियम वेपर की प्रेजेंस में फोटो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कैडमियम वेपर फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और इससे क्रमशः इथाइलिन और इथाइलिन के साथ मीथेन और हायर जो हमारे एल्केन्स लोअर एल्केन्स जो होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो हैं सॉलिड अवस्था में भी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन यानी ठोस अवस्था की फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस।
फोटोग्राफिक प्लेट का इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हैलाइड्स होते हैं और उनको रेड लाइट यानी 7500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ या येलो लाइट यानी कि 5900 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट होती है उसमें जो है यह अधिक प्रभावी नहीं होती हैं। परंतु यदि इस इमल्शन में हम रेड डाई जैसा कोई फोटोसेंसिटाइजर डाल दें तो क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो रेड कलर से फार रेड यानी इंफ्रा रेड कलर तक की रेडिएशंस के प्रति सेंसिटाइज हो जाती है और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके फोटोग्राफिक प्लेट को यह जो है ये कलराइज कर देती है। तो इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट में भी हमारा फोटोसेंसिटाइजर्स का बहुत अच्छा रोल है। देखिए यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटो रेडिएशंस और रेड डाई की प्रेजेंस में जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो विघटन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वह संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, विलियन में फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन यानी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। जब ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन हम कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के साथ यूरेनाइल आयनों की उपस्थिति में करवाते हैं तो अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड 0.5 या उससे भी अधिक हमें प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, जो यूरेनाइल आयन है यानी UO2 पॉजिटिव आयन जो है यह HNO रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में या एक्साइटेड मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। अब ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है यह ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं और यूरेनाइल सॉल्ट्स जो है वो हमें प्राप्त होता है एज इट इज़। तो यहाँ जो फोटोसेंसिटाइजर होता है वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह अभिक्रिया में कंज्यूम नहीं होता है, एज इट इज़ हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टाइप की जो फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस होती हैं उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्राकृतिक फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शंस यानी प्रकृति में, नेचर में संपन्न होने वाली फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फोटोसिंथेसिस यानी नेचर में जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो अभिक्रिया होती है वह फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वह फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है। इसमें क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर का कार्य किस तरह से करता है, यह HNO रेडिएशंस को क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेता है और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल या एक्साइटेड मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है और अब ये क्लोरोफिल जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है यह अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और साथ में अनकंज्यूम्ड क्लोरोफिल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सभी एग्जाम्पल्स फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस हैं उनकी हम यदि मैकेनिज्म की बात करें कि ये किस तरह से संपन्न होती हैं तो वह उसको अपन यहाँ देख लेते हैं कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस में क्या होता है कि एटमिक फोटोसेंसिटाइज़र जैसे कि मरकरी, कैडमियम, जिंक की जो वेपर है ये एटमिक सेंसिटाइज़र की तरह कार्य करती हैं यानी परमाणविक संवेदक की तरह कार्य करती हैं और आणविक संवेदक के रूप में ज़्यादातर हम बेंजोफिनोन को काम में लेते हैं। ठीक है, तो फोटोसेंसिटाइज़र जो होते हैं यह खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं परंतु ये एनर्जी के कैरियर की भूमिका निभाते हैं। तो अपनी जो एनर्जी है यह है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, क्रियाकारी पदार्थ को यह जो है वो किस तरह से देते हैं वो हम देखते हैं कि डोनर अर्थात जो फोटोसेंसिटाइज़र है वो HNO रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर अपनी एनर्जी जो है वो एक्सेप्टर यानी ग्राही को यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे देता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिर से एक्साइट हो जाता है और अभिक्रिया को संपन्न करवा देता है। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें तो वह कुछ इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है।
इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में यह जो फोटो S0 है, यह फोटो सेंसिटाइजर की ग्राउंड स्टेट है। S0 फोटो सेंसिटाइजर की ग्राउंड स्टेट है, अर्थात प्रकाश संवेदी जो पदार्थ है उसकी ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ से इसने HNu रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, यानी HNu ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया। HNu ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद यह उच्च ऊर्जा स्तर यानी S1 में अथवा S2 में चला जाता है। सिंगलेट जो एक्साइटेड स्टेट है S1 अथवा S2 में चला जाता है। यह डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी को यह एब्जॉर्ब करता है। यदि कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो S1 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और ज़्यादा को एब्जॉर्ब करता है तो S2 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जब S2 अथवा S1 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो अब इसका जो अब यह क्या करता है, यह या तो इंटरनल कन्वर्जन करता है। इंटरनल कन्वर्जन अर्थात रेडिएशन लेस जो है एमिशन करता है, यानी विकिरण रहित अपनी ऊर्जा को विकिरण रहित ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और ऊर्जा उत्सर्जित करके यह S1 के ही S1 अथवा S2 के लोवेस्ट एनर्जी लेवल यानी सबसे कम ऊर्जा स्तर में आ जाता है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आने के बाद यह क्या करता है, इसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग अर्थात इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, यह मल्टीप्लिसिटी जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसका चेंज होता है, अर्थात स्पिन यानी स्पिन बहुलकता में चेंज आ जाता है। अर्थात ये अपनी एनर्जी का उत्सर्जन, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन, विकिरण रहित ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा, और S1 से T1 ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और अथवा यदि S2 ऊर्जा स्तर में है तो S2 ऊर्जा स्तर से T2 ऊर्जा स्तर में आ जाता है, यानी सिंगलेट से ये ट्रिपलेट ऊर्जा स्तर में आ जाता है और अपनी एनर्जी को उत्सर्जित ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। जब ये T2 अथवा T1 ऊर्जा स्तर में आ जाता है तो T2 से यह पहले T1 ऊर्जा स्तर में आएगा, या फिर यह यदि डायरेक्ट T1 ऊर्जा स्तर में आ जाता है तो T1 से फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हुए यानी S0 ग्राउंड स्टेट में लौटते हुए यह क्या करता है, प्रकाश संवेदक यानी फोटोसेंसिटाइजर यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। देखो इसने यह अपनी एनर्जी जो है यहाँ यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वह बढ़कर यह अपनी ग्राउंड स्टेट से जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आकर यह जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आकर अपनी जो है अभिक्रिया को संपन्न कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस प्रकार से ऊर्जा को फोटोसेंसिटाइजर की ट्रिपलेट स्टेट के द्वारा ग्रहण कर लेता है, और ट्रिपलेट स्टेट से ग्रहण करके यह खुद उत्तेजित हो जाता है रिएक्टेंट अणु, और रिएक्टेंट अणु उत्तेजित होकर प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस जो हैं वो फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, और इस तरह की रिएक्शन को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन में जो है ये कैटलिस्ट की भांति ये रिएक्शन नहीं होती है, कैटलाइज्ड रिएक्शन की भांति फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन नहीं होती हैं, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन से भिन्न होती हैं। अर्थात जो फोटोसेंसिटाइजर्स होते हैं ये कैटलिस्ट से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक तो पहले से जो अभिक्रिया चल रही है उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, यह पहले से चल रही अभिक्रिया को के वेग को बढ़ाते हैं, परंतु जबकि फोटोसेंसिटाइजर जो होता है, सेंसिटाइजर जो होता है, उसके बिना कोई अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती, यानी इनिशिएट ही नहीं हो सकती, है ना। तो कैटलिस्ट और सेंसिटाइजर में यह बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कैटलिस्ट तो कोई अभिक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्ट हुई हुई रिएक्शन के
वेग को यानी रेट को बढ़ाती है, जबकि सेंसिटाइज़र जो है उसके बिना तो अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकती, अर्थात स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आज हमने फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।